Hello guys, welcome back to my channel Pharmacare. My name is Anil Sharma. Today we are going to start with a very important topic, that is the expectorant and antitussive agent. And expectorant और antitussive agent बेसिकली क्या होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं और बेसिकली इनके अंदर कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं उनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें देता हूँ आपको। एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे स्पूटम, हमारे थ्रोट के अंदर जो फंसा होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ कफ। एंटीटसिव एजेंट एक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे कफ, जो खांसी होती है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। मैंने इधर दिखा रखा है, ये जो आपकी सिरप होती है वो है आपकी एक्सपेक्टोरेंट और ये है आपकी एंटीटसिव। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस में हमें दो डेफिनेशंस आते हैं, एक होता है हमारा एक्सपेक्टोरेंट, एक होता है डेमिल्सेंट। सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कफ कितने टाइप के होते हैं। कफ बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्टिव, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या मतलब होता है कि उस कफ के अंदर तुम्हारे साथ स्पूटम भी बाहर आ रहा है, और नॉन प्रोडक्टिव ये होता है कि उसके साथ स्पूटम बाहर नहीं आ रहा खांसी के साथ। एक्सपेक्टोरेंट एक ऐसे ड्रग होते हैं, इनको म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारा जो स्पूटम होता है उसको हमारा बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देंगे, या फिर जो विस्कोसिटी होगी स्पूटम की उसको डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से खांसी के साथ ये स्पूटम बाहर आएगा। ये होता है काम एक्सपेक्टोरेंट का। दूसरा डेफिनेशन होती है डेमिल्सेंट। डेमिल्सेंट एक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि सूद करते हैं हमारे थ्रोट को, और जो इम्पल्स आती है हमारी इन्फ्लेम्ड एरियाज या फिर इरिटेटेड फेरेंजियल म्यूकोसा के थ्रू, जो इम्पल्स आती है, इम्पल्स आएगी तो उसकी वजह से खांसी उठेगी। खांसी ना उठे उसमें हम क्या करते हैं, डेमिल्सेंट देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिम्पैथोमेटिक रिलीफ होता है वो कम हो जाता है ड्राई कफ के अंदर, जो कि थ्रोट के अंदर कॉज करती है ड्राई कफ। ये जो कफ होता है ड्राई कफ, वो होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, इसी को नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट के अंदर जो होता है वो प्रोडक्टिव कफ आता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। इनकी क्लासिफिकेशन बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है फेरेंजियल डेमिल्सेंट। मैंने आपको डेमिल्सेंट का मतलब तो समझा ही दिया है। डेमिल्सेंट का मतलब ये होता है कि जो ड्राई कफ होता है हमारा, नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है, उसको सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए हम फेरेंजियल डेमिल्सेंट देते हैं। जिसमें एग्जांपल्स जो आते हैं वो होते हैं आपका लोजेंजेस, कफ ड्रॉप्स होते हैं, लिंक्टस होते हैं, कंटेनिंग सिरप्स के अंदर जो लिंक्टस होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, लिक्विराइजर यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट को हमने क्या कहा था, म्यूकोकाइनेटिक्स कहा था, मतलब कि ये म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करता है एक्सपेक्टोरेंट। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है हमारी ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर। इसका मतलब होता है कि ब्रोंकीज के अंदर जो हमारा सिक्रीशन है उसको एनहेंस कर देगा। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो होते हैं हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के सिट्रेट्स होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड्स होते हैं, बेल्सम ऑफ टोलू होता है, वसाका होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो होता है हमारा म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक बेसिकली क्या होते हैं, म्यूकस को जो तोड़ते हैं उसको बोलते हैं म्यूकोलाइटिक। लाइटिक वर्ड मतलब होता है टू ब्रेक, और म्यूको वर्ड यूज होता है म्यूकस के लिए। अब इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो होता है ब्रोमोहेक्सिडीन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। अब हम पढ़ते हैं इनके जो ड्रग्स होते हैं, इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला हम ड्रग करते हैं ब्रोमहेक्सिडीन। ब्रोमहेक्सिडीन जो ड्रग होता है वो डिराइव होता है एक एल्कलॉइड से जिसका नाम होता है वेसिसिन, जो कि ऑप्टेन होता है एक प्लांट से जिसका नाम होता है वसाका, जिसका बायोलॉजिकल नेम अगर हम पढ़ना चाहें उसका बायोलॉजिकल नेम होता है एथाटोडा वेसिका।
जो कि एक ब्रोमोहेक्सिडिन एक म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक दोनों होता है। मतलब बेसिकली ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, मतलब जो हमारा स्पूटम होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जो ब्रोमोहेक्सिडिन होता है ये बेसिकली काम कैसे करता है, जो हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं म्यूकस के अंदर उसको डीपोलिमराइज कर देता है, जिसकी वजह से जो या तो डायरेक्टली उसको डीपोलिमराइज कर देगा म्यूकस के अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, या फिर वो अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं उसको सिक्रीट करवाएगा, लिबरेट करवाएगा, जिसकी वजह से जो स्पूटम के अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, टेनेक्स्टियर्स जो स्पूटम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्लग्स होंगे, उस जो म्यूकस होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लग्स होंगे, फाइबर्स होंगे, उनको तोड़ देगा। तोड़ने की वजह से वो बाहर निकाल देगा ब्रोमोहेक्सिडिन। खांसी आएगी और खांसी से हमारा बाहर निकाल दे। बेसिकली जो ब्रोमोहेक्सिडिन होता है वो तभी यूज करते हैं जब हमारे म्यूकस के अंदर प्लग्स होते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या है इसके ब्रोमोहेक्सिडिन्स को यूज करने के लिए, अगर हम साइड इफेक्ट देखे गए तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है रेनोरिया। रेनोरिया का अगर दूसरा नाम पढ़ना चाहें तो वो होता है रनिंग नोज, नाक से बहुत ज्यादा सिक्रीशंस होने लग जाएंगे। लैक्रिमिनेशन क्या होता है, आंखों से पानी आने लग जाएगा, नोजिया होने लग जाएगा, गैस्ट्रिक जो जीआईटी है उसके अंदर इरिटेशन होने लग जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है किसी भी पेशेंट को। अब हम जो दूसरा ड्रग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन बेसिकली एक म्यूकोलाइटिक ड्रग होता है, मतलब कि ये क्या करता है, बेसिकली ये काम करता है जो हमारे म्यूकस के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, म्यूकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, जो कि स्पूटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उनको तोड़ देता है, उनको खोल देता है, जिसकी वजह से जो स्पूटम होता है हमारा वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम होने के कारण वो अब क्या करेगा, वो खांसी आएगी, खांसी होने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। बेसिकली जो एसिटाइलसिस्टीन होता है वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर दिया जाता है। अगला हम ड्रग पढ़ते हैं कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो बेसिकली सेम एज दी एसिटाइलसिस्टीन ही होता है। वो जो स्पूटम होता है उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है एज इन द सेम वे एज दी एसिटाइलसिस्टीन, मतलब कि जो डाइसल्फाइड का जो बॉन्ड होता है उसको ओपन कर देता है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है कार्बोसिस्टीन की वो भी ओरली ही दी जाती है, और इसका जो डोज होता है वो होता है 250 to 750 TDS। TDS का मतलब क्या होता है, दिन में 3 बार दी जाएगी, या तो 250 से 700 mg पर दिन में 3 बार। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्रोंकाइज के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर बेनिफिट देखा गया है कार्बोसिस्टीन का। अब जो हमारा कार्बोसिस्टीन होता है वो म्यूकोसल बैरियर्स जो होते हैं उसको तोड़ देता है, बट इसमें एक साइड इफेक्ट है कि ये या फिर डिसएडवांटेज है कार्बोसिस्टीन का, कि जो इस पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर हो रखे हैं उन पेशेंट्स को हम कभी भी कार्बोसिस्टीन नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर साइड इफेक्ट होते हैं, जिसकी गैस्ट्रिक डिस्कम्फोर्ट होता है या फिर रैशेज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स को कभी कार्बोसिस्टीन नहीं देते। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो होती है एंटीटसिव। इसकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एंटीटसिव की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि जो हमारे कफ को सप्रेस करता है उसको बोलते हैं हमारे एंटीटसिव ड्रग। बेसिकली जो एंटीटसिव की पहली कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं एंटीटसिव, जिसका दूसरा नाम होता है कफ सेंटर सप्रेसेंट्स। कफ सेंटर सप्रेसेंट बेसिकली इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जो कफ सेंटर होता है हमारे ब्रेन्स के अंदर, जो ब्रेन स्टेम होता है उसके ऊपर लोकेट होता है, उसको सप्रेस करने में मदद करते हैं एंटीटसिव एजेंट्स। इसमें सबसे पहले सब कैटेगरी जो आती है वो होती है ओपोइड्स। इसमें 3 ड्रग आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ड्रग होता है वो होता है कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड देन फॉलकोडीन। दूसरी सब कैटेगरी आती है नॉन ओपोइड्स। नॉन ओपोइड्स में भी 3 ड्रग आते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला नॉस्केपाइन, दूसरा होता है आपका डेक्समेथ्रोफिन एंड थर्ड होता है कॉलफेनिडाइएनॉल। उसके बाद तीसरी सब कैटेगरी आती है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स में भी 3 ड्रग आते हैं, जिसमें एग्जांपल है हमारे सबसे पहला क्लोरफिनरामाइन, देन सेकंड इज डाइफेनहाइड्रामाइन, देन थर्ड इज प्रोमेथाजीन। फोर्थ सब कैटेगरी आती है जो कि पेरिफेरली एक्ट करते हैं, जिसमें एक ड्रग है जिसका नाम है प्रीनॉक्स डायाजीन।
उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है एडजुवेंट एंटीटसिव्स। ये भी हमारी कफ सप्रेसेंट ही होते हैं, जिसमें हमारा पहली सब कैटेगरी आती है वो होती है ब्रोंकोडायलेटर्स। जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करते हैं वो होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। इसमें जो ड्रग आते हैं वो होता है सालब्यूटामोल, और दूसरी ड्रग जो आती है उसमें होता है टरब्यूटालिन। सबसे पहली कैटेगरी आती है एंटीटसिव के अंदर, जो हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, ओपोइड्स। उसमें ड्रग आती है हमारी कोडीन। कोडीन बेसिकली एक एल्कलॉइड से पाई जाती है जिसका नाम है ओपियम। बेसिकली जो कोडीन होता है वो क्वालिटी में तो बिल्कुल सेम होता है मॉर्फिन की तरह, बट जो पोटेंसी अगर हम देखा जाए तो कोडीन की कम पोटेंसी होती है एज कंपेयर टू मॉर्फिन, बट जो कोडीन होता है उसको ज्यादा सेलेक्ट करते हैं हम कफ सेंटर को सप्रेस करने के लिए एज कंपेयर टू मॉर्फिन। दूसरा पॉइंट इसमें ये बोल रहा है कि जो कोडीन है वो एक स्टैंडर्ड एंटीटसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि कभी भी कोई भी ड्राई कफ होगा, एंटीटसिव एजेंट मतलब कि उसको सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोडीन को यूज करेंगे एज कंपेयर टू दूसरे ड्रग्स जो होंगे। ये बेसिकली जो कोडीन होता है वो 6 घंटे तक, लगभग 6 घंटे तक हमारे कफ को रोक सकता है। अगर हमने कोडीन की हायर डोज दे दी तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, नींद आने लग जाएगी, तो मैं लेजीनेस महसूस होएगा। इसीलिए जो चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा देखा जाता है ये दो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब कोडीन ले रहे हो तो उसमें हम ड्राइविंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ड्राउजीनेस और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। जैसे मॉर्फिन हमारा अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्ट होता है, मतलब मना होता है उनको, अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर हम देते नहीं है मॉर्फिन को। इसी तरह कोडीन को भी हम अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर नहीं देते, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांस हैं, उसमें भी अस्थमेटिक और डेथ होने के पूरे चांसेस हैं। और इस कोडीन को चिल्ड्रंस के अंदर हम अवॉइड करते हैं। बेसिकली वही रीजन है क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ड्राउजीनेस होने के चांसेस हैं। अगली कैटेगरी आती है हमारी एंटी हिस्टामिन एजेंट। एंटी हिस्टामिन एजेंट भी कन्वेंशनली यूज करे जाते हैं हमारे किसके अंदर, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव की फॉर्मुलेशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज करेंगे तो उनको किसी फॉर्मुलेशन के से ही यूज करेंगे, उसको सिंगली कभी यूज नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन में ही यूज करना है। जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं, जो प्रोमेथाजीन है, क्लोरफेनरामीन है या डाइफेनहाइड्रामाइन है, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं कफ को सप्रेस करने के लिए। ड्यू टू द सेडेटिव एक्टिविटी, उनकी सेडेटिव एक्टिविटी है और एंटीकोलर्जेनिक एक्टिविटी। अब ये सेडेटिव एक्टिविटी क्या होती है? सेडेटिव एक्टिविटी होती है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसको काम कर देगी। एंटीकोलर्जेनिक एक्टिविटी है, एक्शन है, उसका मतलब है कि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सिक्रीशंस की एक्टिविटी को कम कर देगा, सिक्रीशन जो है उसको कम कर देगा। बट अगर तुम एंटी हिस्टामिन को ऐसे सोच रहे हो कि तुम अगर एंटी हिस्टामिन ड्रग को डायरेक्टली दो तो वो कफ सेंटर को सप्रेस कर देगा, ऐसा नहीं होता। फॉर्मुलेशन के अंदर यूज करोगे, एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट की फॉर्मुलेशन में यूज करोगे, तभी तुम्हारा काम करेगा एंटी हिस्टामिन एज अ कफ सप्रेसेंट। विदाउट अगर तुम सिंगली दे रहे हो तो उसमें कभी काम नहीं करेगा। इनके पास जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं उनके पास कोई भी एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ ये सिक्रीशंस को रिड्यूस करते हैं। वो भी एंटीकोलर्जेनिक एक्शन की वजह से ये सिक्रीशंस को रिड्यूस कर देते हैं और कफ को सप्रेस कर देते हैं। इनकी जो एफिकेसी होती है अस्थमा के लिए वो नहीं होती, क्योंकि बेसिकली अस्थमा में ये जो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं वो नहीं दिए जाते। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो होते हैं क्लोरफेनरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन और प्रोमेथाजीन। 3 ड्रग होते हैं जो कि एंटी हिस्टामिनिक यूज कर सकते हैं हम एज अ कफ सेंटर सप्रेसेंट।